हेलो दोस्तों, स्वागत आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम वीडियो का 2018 का पेपर हल करेंगे जो 22 दिसंबर को आया था द्वितीय पाली में। तो ये है पहला क्वेश्चन। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो निम्नलिखित में से किसे लिखा जाएगा? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री को, या प्रधान अध्यापक को, या शिक्षा अधिकारी को। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, इसलिए ये स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, वे वर्ण, उनको हम स्वर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसमें स्वर जो है वो राइट जवाब है। ई, चा, छा, जा और झा और वहाँ इन आदि वर्ण का उच्चारण जो है वो किस स्थान से होता है? तो चा, छा, जा ये सब क्या है? ये तालव्य वर्ण है जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, क्योंकि देखिए अक्षर जो है वो केवल अपना एक स्वतंत्र होता है, स्वर भी स्वतंत्र होता है और अनुस्वार भी अकेला होता है, लेकिन अधिक वर्णों का मेल जो है वो व्यंजन में होता है। जैसे अगर का एक व्यंजन है तो ये आधा का प्लस आ से मिलकर बना होता है। इस तरीके से व्यंजन जो है वो एक से अधिक वर्णों का मेल है। निम्नलिखित में से शब्दों में स्वर संधि को आपको पहचानना है, किस में है? तो दिग्दर्शन जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदगति भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, उज्ज्वल भी व्यंजन का है। केवल पुस्तकालय में ही स्वर संधि है। और पूछ ले इसमें कौन सी संधि है? और स्वर संधि में भी इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो इसमें गगनचुंबी जो रेखांकित शब्द है इसमें समास आपको पहचानना है। तो गगनचुंबी का अर्थ है गगन को चूमने वाला। तो इसमें को जो आया है वो कर्म कारक है, तो कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो इसमें तत्पुरुष जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये व्याकरण की दृष्टि से ये क्या शब्द है? अपशब्द। तो अपशब्द है, इसमें अप उपसर्ग लगा है, तो इसमें ये जो है उपसर्ग का उदाहरण है। अफसोस में नहीं जा सका रेखांकित शब्द में किस प्रकार का अव्यय है? तो अफसोस जो है वो आपका शोक सूचक अव्यय है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। कोयल, लाख, कुक्कुर या भीतर। तो ये कुक्कुर है, ये कुत्ते का तत्सम रूप है, जबकि कोयल का तत्सम रूप होता है कोकिल, लाख का होता है लक्ष्य और भीतर का होता है अभ्यंतर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो ये कुष्ठ है, ये भी तत्सम शब्द है। उल्लास तत्सम है, अंधकार भी तत्सम है, जबकि आलस्य है ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है रूप वो आलस्य होता है, आलस्य, इस तरीके से। तो इसमें आलस्य जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी अंधेरा अंधकार का है, कुष्ठ का कोढ़ होता है और उल्लास का हुलास होता है। दिए गए शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो इसमें जो रात्रि है वो तत्सम शब्द है, बच्चा और कान ये तद्भव शब्द हैं, जबकि दई जो है वो अर्ध तत्सम शब्द कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द क्या है? तो इसमें जो गिलास है, गिलास जो अंग्रेजी का शब्द है, यही विदेशी शब्द होगा। देखिए आपको कुछ देसी शब्द आपको पता होना चाहिए। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खखरा, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, चषक, पगड़ी, लोटा और डोंगा, ये सभी महत्वपूर्ण ये देसी शब्द हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान कीजिए। तो संज्ञा जो है वो ये आपका अनुशासन, अनुशासन शब्द जो है वो संज्ञा है, जबकि आसमानी, पश्चात और नियमित ये सभी विशेषण हैं। तो अनुशासन जो है वो आपका संज्ञा शब्द है। डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। मजहब, पीड़ा, अज्ञान, नैतिक। तो नैतिक जो है वो आपका विशेषण शब्द कहलाएगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, ये रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण शब्द होता है।
ये इसका क्रिया विशेषण राइट जवाब है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो इसमें लेकिन जो है वो क्या है, तो लेकिन एक अव्यय होता है लेकिन, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। वह रविवार है वह घर पर ही रहेगा, तो इसलिए ही जो है इसमें क्या है, तो ही एक निपात शब्द कहलाता है। ही और इसके अलावा तक, मात्र, केवल, भर आदि ये सभी क्या हैं, निपात शब्द होते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए व्योम, व्योम भी आकाश का पर्यायवाची है, गगन भी आकाश का है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन जो रसाल है ये जो आम का पर्यायवाची होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है, तो संतोष का विलोम क्या हो जाएगा, असंतोष, ए वाला राइट सही है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी जोड़ी सही है, तो इसमें जो आयोग ने माना है वो अचल और अचला वाला सही जोड़ी माना है। दूसरों की बातों में दखल देना, इसका एक शब्द क्या होगा, तो दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप करना कहलाता है। आक्षेप क्या कहते हैं, तो किसी पर व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना आक्षेप कहलाता है। दूरदर्शी वह होता है जो आगे की बात सोचता हो, और उपकार क्या होता है, उपकारी मतलब उपकार करने वाला जो है वो उपकारी होता है। मुंबई के निकट पूना है, तो निकट किस प्रकार का शब्द है, तो निकट जो है वो आपका समुच्चय बोधक संबंध सूचक है, संबंध सूचक शब्द है। और इसमें अगर समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल आता है तो वो होता है किंतु, और, लेकिन, बल्कि और इसलिए, और ये आगे पीछे ऊपर नीचे और निकट पास ये सभी संबंध सूचक के उदाहरण होते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए जो वो शब्द है इसमें ये किसका, ये क्या है, तो ये विशेषण है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, ये कारक या परसर्ग है, तो इसका जो है 20 जवाब सही हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लता लताएं, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े, सखी सखियाँ, तो इसमें सखियाँ जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये डी ऑप्शन। जो सखियाँ है वो इस तरीके से लिखा जाता है, स खा पर छोटी ई की मात्रा, और इन्होंने डी ऑप्शन में बड़ी ई की मात्रा लगा रखा है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उस वाक्य को कर्म वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है, तो भविष्य काल में गा गी गे आता है, तो मैं कल घूमने जाऊंगा, तो आगे आने वाली घटना को भविष्य काल कहते हैं, तो ये वाला ठीक है, सी ऑप्शन। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या हुआ, तो तू का सही वचन बहुवचन जो बनेगा वो तुम लोग बनेगा। जिस वाक्य में इसलिए, और, लेकिन, क्योंकि, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, इसका ए जवाब जो है वो सही है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है, तो बच्चे खेल रहे हैं ये विधानवाचक वाक्य है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है कि तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध अंश क्या है, तो तुमको गलत है, पढ़ाना गलत है, मुझे गलत है, या है गलत है, तो इसमें तुमको जो है वो गलत है, क्योंकि इस जगह आना चाहिए तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो इसका जो राइट जवाब है वो ए हो जाएगा। तुमको इसमें जो है वो गलत लिखा हुआ है। मुझे बाहर जाना है, तो इसमें ये किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो ये पूर्ण विराम होता है, तो इसका जो है वो राइट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, तो उस रेखा को अधोरेखा कहते हैं, तो इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है, अधोरेख चिन्ह। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है, आंखें खोलने का अर्थ है किसी भ्रम को दूर कर देना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, तो इसका जो है वो संकट के समय बचाव के लिए सोचना है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, तो ये सब, इन सब के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है, अंतरिक्ष। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ा को स्पष्ट कीजिए। पार्वती माहेश्वरी, व्यापारिक अव्यावहारिक ये गलत है, शेर शेरनी ये भी गलत है, लड़का लड़के ये भी गलत है, तो पार्वती और माहेश्वरी एक ही बात है, ये इसका पर्यायवाची या समानार्थी है।
पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो इसमें पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी भी आती है, बघेली भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन जयपुरी जो है वो पश्चिमी हिंदी का अंश है। तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तो आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषी राज्य है। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी इसका जो है वो ए जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। इसके अलावा तुलसीदास की अन्य रचनाएं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामायण कवितावली आदि इनकी रचनाएं हैं। इसका आपको अंग्रेजी अनुवाद करना था। डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब है। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका सही अनुवाद क्या है? तो इसका जो सही इंग्लिश में जो बनेगा वो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। अभी आपका गद्यांश आ गया, इसमें आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो इसको मैं तेजी से पढ़ देता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास के 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। इनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस का भाव प्राप्त होता है। उनके लिए कहा गया है कि सूर तुलसी, शशि, उडगन, केशवदास वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता ये है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रजभाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो अभी हमने देखा था कि 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास जी कौन से काल के कवि हैं? तो ये सूरदास जी जो है वो आपके भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, यानी इसका जो है आपका ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो इसमें 3 रचनाएं हैं: सूर सागर भी, सूर सरावली और साहित्य लहरी, जबकि रामायणी जो है वो सूरदास जी की रचना नहीं है। यह कबीरदास जी की रचना है, साखी शबद रामायणी। सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो श्रृंगार रस अभी हमने पढ़ा था, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, शांत रस भी पाया जाता है, वात्सल्य रस भी, लेकिन भयानक रस इनके काव्य में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे जो है वो आपका एक नाटक है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है और ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगला है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है वो आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी रचनाकार कहा जाता है। कुछ अन्य छायावादी रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और आदि, ये सभी भी छायावादी रचनाकार हैं। अगला है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट आ गया, तो 4 कालखंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये सभी 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगली शिफ्ट के क्वेश्चन 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।